नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि कल हमने एक सेशन लगाया था। उस सेशन में हमने बताया था कि किस तरह से हमें PYQ जो होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, कौन सी छोटी छोटी गलतियां जो हम एग्ज़ाम में करते हैं और उनकी वजह से 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हम जो है एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए कल हमने एक क्लास लगाई थी। तो उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आगे कुछ चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से गलती आप ना करो। अगर इस तरह की क्लास आपने कुछ दिनों तक लगातार लगा ली तो आपके ध्यान में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके ध्यान में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमें गलतियां कहाँ नहीं करनी और किस तरह से 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल आसान प्रकृति के होते हैं, वो हम छोड़कर आ जाते हैं। तो कैसे उन क्वेश्चनों को पहचानेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि किसी में 3-4 स्टेटमेंट आ गए, 3 या 4 या 5, तो उनको कभी कभी हम इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि हमें सभी स्टेटमेंट नहीं आते। तो उन क्वेश्चनों को किस तरह से हल करेंगे, तो आगे आने वाली कक्षाओं में इसी तरह की चर्चाएं होती रहेगी। ये हमारा PYQ करने का मकसद मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो नहीं है कि आपको मैं आंसर बता दूं, क्योंकि आप इतने पढ़ लिया आप लोगों ने सभी ने इतना सब कुछ कि आपको सब कुछ पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। बस वही है कि किसी को अगर जैसे होता है बहुत बार कि कुछ बातें ध्यान में नहीं आती, तो बस वही बातें बातें बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ ये वीडियो लेकर। और लास्ट वाली जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो है वो पहुंचाना, ताकि उनको भी कुछ 1 या 2 नंबर का बेनिफिट हो जाए। 2-3 क्वेश्चन का भी अगर उनको बेनिफिट हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो चलिए कि बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आगे जो हमारे जो कल हमने क्वेश्चन देखे थे उससे आगे, कि उन क्वेश्चनों में किस तरह से हम गलती कर सकते हैं। और यहाँ तक हमने कल देख लिया था। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है ये 21 नंबर। तो इसमें एक तरफ आपको अधिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके दायित्व दे रखे हैं। यानी कि जो अधिकारी है जैसे दंडपाशिक, महाप्रतिहार, महा माक्षक पटलिक और महाबलाधिकृत, इस तरह के जो अधिकारी है इनका कार्य क्या होता था, किस कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, तो इनके कार्य या दायित्व दे रखे हैं दूसरी तरफ। जैसे कि सेनाध्यक्ष, राजप्रसाद, सुरक्षा, भू राजस्व अधिकारी और पुलिस। तो आपको मिलान करना है। मैंने कल वाली कक्षा में भी आपको बताया था कि आप जो है पदाधिकारी वगैरह या फिर टर्मिनोलॉजी जो है प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की, उनको आप याद करना, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनको आप अलग किसी पेज में लिख कर, जहाँ पे आप दिन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे अपने सामने लगा लेना, दीवार पे या कहीं पे भी, तो वो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसमें आपको 2 या 3 भी आते हैं, अगर एक नहीं भी आता तो भी आप बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हो। तो इसमें ये होगा कि जो दंडपाशिक है वो पुलिस अधिकारी कहलाता था, उसका कार्य क्या था, पुलिस का कार्य था। और महाप्रतिहार जो है वो राजप्रसाद, सुरक्षा देखता था, यानी महलों की सुरक्षा व्यवस्था का कार्य दायित्व महाप्रतिहार के पास था। मार्क्स पटलिक के पास क्या दायित्व था, उसके पास भू राजस्व अधिकारी होने का दायित्व था। और जो महाबलाधिकृत था वो सेना अध्यक्ष होता था, सेना का प्रमुख होता था, सेना उसी के अंडर में होती थी। तो इस तरह से अगर आपको इनमें पता है, जैसे ये आपको पता हो या ये आपको पता हो, दो पता हो, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी, फिर से आ गया अधिकारी, स्थापित नामक अधिकारी था। रात्रि में घूमने वाला गुप्तचर, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला निरीक्षक और एक न्यायाधीश। तो इसमें यह था, ये निरीक्षक था रनिवास के कर्मचारियों का। अब आपको क्या काम करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, गूगल पे जाके सर्च करना कि ये जो रात्रि को घूमने वाला गुप्तचर था इसको क्या बोला जाता है। जो ऑप्शन 3 दे रखा है, आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला जो निरीक्षक है उसको क्या बोलते हैं, और जो न्यायाधीश है उसको क्या बोला जाता था, ये आप गूगल करके और यहीं पे लिख लेना। यह काम आपका, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल करके आप इनको याद कर लेना। ठीक है, अब है अगला, जैसे दंडित रचित अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा के मुख्य रूप में किस शासक के शासनकाल की
जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें आप सिंह विष्णु आएगा आंसर। तो इसमें आप इसके बारे में और अधिक जानकारी गूगल करना, अवंती सुंदरी कथा पढ़ना आप इसके बारे में। और ये जो चारों शासक दे रखे हैं इन शासकों के बारे में पढ़ना, और इनका जो शासनकाल के बारे में कौन से ग्रंथों में आपको जानकारी दे रखी है उन ग्रंथों को भी आप लिख लेना है। ये 2-2 लाइन के सारे काम है, गूगल पे सर्च करोगे आपको 1 मिनट में सब जानकारी मिल जाएगी। बुक भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, किताबें हैं बहुत अच्छी बात है, उनमें अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। अब आप लगाना शिव स्कंद वर्मन लगाना गूगल पे, सब कुछ आपको उसके पास जानकारी आ जाएगी। इसमें आपको क्या कुछ देखना है, इसका टाइम पीरियड क्या था, और ये कौन से वंश से संबंधित है, और इसके बारे में कौन से ग्रंथों में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, उन ग्रंथों के जो रचयिता है वो कौन थे, ठीक है, और जो वो ग्रंथ है वो और किस बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये देखो यहाँ से कितने आपके क्वेश्चन, 1 2 3 4 राजाओं के बारे में आपसे आपके पास 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, पूरे 4 क्वेश्चन। अब एग्जाम लेने वाला कहाँ से पूछेगा, इन्हीं से तो पूछता है, और पूछता कहाँ से है, कोई नए क्वेश्चन थोड़ी लेके आएगा। वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहीं से वो उठाता है, किसी में क्वेश्चन दे दिया उसने, किसी में ऑप्शन दे दिया, वो उठा लेगा। अब ये देखो, चोलयुगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम थी। अभी एरिवारियम या टर्मिनोलॉजी आ गई, टर्मिनोलॉजी। और ये कहाँ पे आई है, चोलयुगीन, चोल काल। तो मैंने आपको बोला प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन, इन दोनों में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आप लिख के याद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। कभी क्या होता है कि हमें एक जगह नहीं मिलती, हम पढ़ते भी हैं याद भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि चीज़ें हमें एक जगह नहीं मिल पाती, तो वो फिर हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं रहता। अब जहाँ भी आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ने को मिले तो वहीं पे आप उसको लिख लो, एक जगह पे उसको लिख लो, फिर सारी याद हो जाएगी आसानी से। अब ये है कि उद्यान समिति, तड़ाक समिति, न्याय समिति, श्रवण समिति। अब इसमें अगर आपको जैसे नहीं पता कि तड़ाक समिति क्या है, तो इसमें आप पढ़ लेना इंग्लिश वर्जन इसका, कमेटी ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड कमेटी, और कमेटी ऑफ गार्डन, कमेटी ऑफ जस्टिस, कमेटी ऑफ गोल्ड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है हिंदी भाषा में, तो आप उसके बगल में जो इंग्लिश दिया होता है उस इंग्लिश को पढ़ा करो आप, ये कोई बुरी बात नहीं है इंग्लिश में पढ़ना। और कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, किसी भी प्रकार का छोटे से छोटे लेवल के एग्ज़ाम से लेकर आईएएस के एग्ज़ाम तक भी यही बोला जाता है कि जो इंग्लिश वर्जन होगा उसी को सही माना जाएगा। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि हिंदी में हमें पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से पता है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में उनको यूज करते हैं। तो इस तरह की गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम में। इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, टर्मिनोलॉजी एक जगह जरूर लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। इसमें आपको सत्य बताना है, इसको आप अंडरलाइन करके ध्यान से पढ़ना। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं थी। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित थी। एलोरा की गुफाएं, इनके बारे में पूछा गया है। विश्वविख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 में है। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगी ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण पत्थर ने बनवाया था। तो इसमें वह 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एलिमिनेशन के द्वारा बिल्कुल आसानी से इसमें हो सकता है। जैसे आपको इसमें 1 या 2 नहीं पता हो, जैसे आपको लगता है ए नहीं होगा, तो जिसमें ए है वो उसको आप कट कर दो, आसानी से आ गया। आपको लगता है कि ए होगा तो ए वाला जो ऑप्शन है वो हटा दो, ए वाला इसमें नहीं है तो ये 2 हटा दो, आपके पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बस यही है कि आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ दे रखे हैं आपके शासक, दूसरे है संबंधित अभिलेख। धर्मपाल से देवपाल, नारायणपाल और महिपाल, कलीमपुर लेख, मुंगेर लेख, भागलपुर ताम्र लेख और सारनाथ लेख। तो इन लेखों के बारे में आप मिलान करने वाली है, वही है। अगर आपको 2 या 3 भी पता हो तो आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल चारों ऐसे ही सुमेलित होंगे। धर्मपाल के बारे में कलीमपुर लेख से पता चलता है, या धर्मपाल से संबंधित जो अभिलेख है वो कलीमपुर लेख है, देवपाल से संबंधित मुंगेर लेख है, नारायणपाल से भागलपुर है,
और महिपाल से सारनाथ। अब आप यहाँ पे एक काम और क्या करना कि ये जो शासक है सभी, ये शासक किस वंश से है, इनका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड। और साथ ही साथ में आप ये भी देखना कि इनका जो कालक्रम है, कालक्रम कैसे, कि पहले कौन सा शासक आया था, बाद में कौन सा शासक आया था। धर्मपाल या पाल वंश से संबंधित है, सारे शासक पाल वंश से संबंधित है। इस वंश की स्थापना किसने की थी, कब की थी, क्या परिस्थिति थी उस समय, ये सारी बातें आप देखना। अब अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, अरे यार एक मिनट रुकिए, बस ये आ गया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, उन मठों के बारे में आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको इनके बारे में पता होगा ही, क्योंकि बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित करना है, तो आपको ये मिलाना है कि इन मठ के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो कौन कौन थे। इस पे आप अंडरलाइन करना, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है, ठीक है। अब ये है 28 नंबर क्वेश्चन, अंगकोरवाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको आप अंडरलाइन करना, क्या लिखा हुआ है, सही नहीं है। इसको आप काट के यहाँ पे क्या लिख लो, कौन सा कथन गलत है। अब समझने में क्या हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी। अंगकोरवाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब आप जो भी गलत होगा उसके ऊपर टिक कर देना, भी पहला गलत है मेरा, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, या चौथा गलत है। इनके बारे में अब ऑप्शन पढ़ना, और ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, अंडरलाइन करना, राजा का नाम, द्वारा कराया गया था। यह संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है। इनकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है। यह विष्णु मंदिर है। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो मेन पॉइंट होते हैं, उनको आप अंडरलाइन करना, जिससे आपकी गलतियां कम होगी। क्योंकि जो भी गलत देगा वो इन्हीं के शब्दों में देगा, जैसे या तो दे दिया कि राजा का नाम गलत दे दिया होगा, या ये विष्णु मंदिर की जगह गणेश मंदिर या कुछ और कर दे और होगा, या दिया हुआ होगा। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। अब है कलहण कृत रास तरंगणी कितने तरंगों में विभक्त है। तो इसमें 10, 8, 6, 16, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब आप क्या क्या करना, गूगल पे सर्च करना कल्याण के बारे में। कल्याण कौन था आप जानते ही होंगे। राजतरंगिणी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपको कुछ एक दो बातें नहीं मिले तो आप वहीं पे उसको एंड टू एंड ऐड कर लेना। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ये पूछा है कि कौन सा जो है सुमेलित सही नहीं है। तो इसको काट कर जो मैंने बताया कन्फ्यूजन ना, इसकी जगह क्या लिखना, कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है इससे। अब जो भी गलत होगा आप उसके ऊपर टिक कर देना। एक तरफ क्या दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं आपको जो रचनाकार है वो, और उनकी कृतियां की उन्होंने क्या लिखा था, इनके रचयिता कौन थे, रचयिता और उनकी रचना ये दे रखे। तो आप क्या करना, वही गूगल करना इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन लिखना कि ये कौन थे, किसके शासनकाल में ये थे, और इनकी रचनाएं जो है वो किन शासकों के बारे में है, और क्या क्या जानकारी इनकी रचनाओं से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है, और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें मॉक टेस्ट जैसे आप लगा रहे हो तो उसमें भी आपका स्कोर इससे बेटर होगा, बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि ये गलतियां हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि एग्जाम में हमें प्रेशर होता है, उस प्रेशर का जो माहौल होता है उसमें हम छोटी गलतियों को नहीं देखते। इसलिए हमें ये गलतियां जो है पहले से ही सुधारनी होगी। पहले से सुधारेंगे तो एग्जाम में प्रेशर में हम गलतियां कम करेंगे, कम से कम करेंगे। अभी जितनी गलतियां कर रहे हैं उससे बहुत कम गलतियां करेंगे। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ जो है वो कैसी लगी, हम इसको सीरीज़ को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना। सबको बताना, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करके बताना, और इसमें जो भी सुधार करने हैं वो आप सुधार भी बता देना। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर कि हमें तो इनके आंसर भी चाहिए, तो मैं आने वाली वीडियो में, अगर आप बोलोगे तो मैं आंसर भी इनके
ले आऊँगा, साथ ही साथ में मैं आपको बता दूंगा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। ठीक है, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। अंडरलाइन करना, कट करना, गलत करना, इसको किसकी जगह गलत लिखना, निम्नलिखित युगों में कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें बता देना कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम लिखी थी या नहीं, वराहमिहिर ने वृहत संहिता लिखी थी या नहीं, भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी या नहीं, और ब्रह्मगुप्त ने पंच सिद्धांतिका लिखी थी या नहीं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल में सर्च करना, इनका टाइम पीरियड वगैरह कब का है, और इनकी जो ये रचनाएं हैं ये किस बारे में है। आर्यभट्टियम जो है वो किस बारे में है, बृहद संहिता किस बारे में है, सिद्धांत शिरोमणि किस बारे में है, पंच सिद्धांतिका किस बारे में है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। फकर मुदबिर ने अपनी रचना आदाबुल हरब वससु आजद किस शासक को समर्पित की थी। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, मिहराज उस सिराज। अब जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता कि आपने इसके बारे में कभी पढ़ा ना हो कि ये क्या है क्या नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको स्किप कर देना। अगर आपने कभी भी इसके बारे में, ये जो रचनाकार है इनके बारे में नहीं पढ़ा है, इनकी रचना के बारे में नहीं पढ़ा है, और आपने अगर इन शासकों को पढ़ा और उनके बारे में ये नहीं पढ़ा कि इनकी इन शासकों की जानकारी इस बुक में भी है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है करना। क्योंकि आपको मैंने लास्ट वाले सेशन में भी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपको ही दिक्कत होगी, आप भी पीछे जाओगे। अगर एक क्वेश्चन पीछे जाते हो मतलब हजारों लाखों का कंपटीशन होता है, सोच के चलना आप इस बात को। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है फकर मुदबिर के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा आज तक, किसी बुक में नहीं पढ़ा। हो सकता है कोई बुक ऐसी हो, किसी टीचर ने बता दिया हो आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं आता क्वेश्चन तो मैं इसको स्किप करूँगा। वैसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको स्किप करना। अब है अगला क्वेश्चन। इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। वर्णी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है। तो निजामुद्दीन औलिया की नाराजगी, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या, सिद्दी मौला की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि ये इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वही है कि आपको स्किप करना है, इसको स्किप कर देना। क्योंकि बहुत सारी बात होती है कि हमने नहीं पढ़ी, और जैसे अब इसका एक फ़ायदा और है, वो फ़ायदा अब क्या होगा कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उनके बारे में गूगल करना, आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने राज्यारोहण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किसे खान ने जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये आने चाहिए। आपने जब मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जरूर पढ़ा होगा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा है तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा। तो इसमें आपको बताना है। तो मलिक मकबूल, इनके बारे में आप सर्च कर लेना कि मलिक मकबूल कौन था, इमामुल मुल्क कौन था, विसामुद्दीन कौन था, मलिक शेर खान कौन था, ये सारे कौन थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सर्च करके इनके बारे में यहीं पे लिख लेना। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको एक तरफ लेखक दे रखी है, दूसरी तरफ रचना दे रखी है। तेनाली रामा ने कौन सी लिखी थी, अलसनी पेद्दी ने, भट्टमूर्ति ने, तिम्मन ने। ये दूसरी तरफ रचनाएं क्या है, पारिजात हरण प्रबंध, मनुचरित, नरसबू पालियम और पांडव रंग महात्म्यम। तो वही करना है आपको, दो या तीन आते ही होंगे, नहीं आते तो अब याद कर लेना आप। लेखकों के बारे में, लेखक कौन कौन से है गूगल करना है, इनके बारे में दो दो लाइन सब कुछ लिखना। क्या लिखना है, टाइमलाइन, कौन शासक था इनके समय, ठीक है, और इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, और कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी।
दूसरी तरफ ये जो रचनाएं इनकी बुक दे रखी है, इन बुक के बारे में भी सर्च करना कि इन बुक के बारे में कौन से शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, कौन से शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके अलावा हमें इसमें और क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है, जानकारी हमें मिलती है। सब कुछ ये जो आपके चार, एक आप इसमें एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, आप इसमें चार नए क्वेश्चन बना रहे हो, चार से डबल ही होंगे, क्योंकि चार तो आपने ये बना लिए, चार इधर बना लिए, 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट हो गए, 8 क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट बना लिए, इनडायरेक्ट देखेंगे तो इससे भी डबल होंगे, 16 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो ये फायदा है PYQ करने का कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लोगे, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रिपीट होंगे ही होंगे, अगर आपने अच्छे से उनको तैयार कर रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे तालीकोटा का युद्ध 1565 इसने सन दे रखी है, के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में थी? तो सदाशिव, तिरुमल, रामराय और गिलानी बंधु। तो तालीकोट का युद्ध है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो तालीकोट का जो युद्ध है 1565 में हुआ था, अगर आपको पता है बुक में आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको गूगल करना, इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखना कि ये किस तालीकोट का युद्ध कब 1565 तो इसने सन दे रखी है, किन किन के मध्य हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, इसके कारण क्या थे, एक एक दो दो लाइन में लिखोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वही है, अपने को गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा सही है नहीं है, कौन सा पूछा है कौन सा नहीं, तो काट के इसको यहाँ पे लिखना कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, निम्नलिखित में से गलत है। ठीक है, तो आप गलत इनमें जो भी होगा उसमें आप टिक कर देना। आतरकीन दरवाज़ा नागौर में है, हिंडोला महल मांडू में है, अदीना मस्जिद अहमदाबाद में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। जो भी आपको गलत लगता है वो गलत करना, और बाकी के बारे में आपको क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है इनके बारे में आप गूगल करना और एक एक दो दो लाइन लिखना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, आपको आता है, बस आपको रिकॉल करने की जरूरत है। रिकॉल कैसे होगा? बार बार जब आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आएंगे, आप बार बार इनको देखोगे तभी आपके माइंड में रिकॉल होगा। आपने एक बार पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला, एक बार से कुछ भी नहीं होता, कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे, PYQs देखोगे, वहीं पे आप PYQ है वो निकलवा लेना, हार्ड कॉपी निकलवा लेना, वहीं पे पेन से छोटे छोटे अक्षरों में वहीं लिख दो, बार बार उनको 2-3 बार देखो, आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे। ठीक है, ऐसा आप काम करना। अब नेक्स्ट है कि प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, मूलतः है रचा गया है तमिल में, संस्कृत में, तेलुगु में और हिंदी में। यह बताना है कि प्रबंधम जो ग्रंथ है वो किस भाषा में रचा गया है। तो प्रबंधम के बारे में आपको पूरी जानकारी जुटानी है। इसने ये दे ही रखा है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित एक आदि ग्रंथ माना जाता है, पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो इसकी भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, वो आपको बतानी है। तो ये आप गूगल कर लेना, बाकी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे है कि चरखे और रहट पर्शियन व्हील। रहट क्या होता है? पर्शियन व्हील। आपको यहीं पे दे दिया, आपका एक क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गया। अगर कहीं पे भी नेक्स्ट आगे जब भी आपको पूछे कि रहट किसको बोला जाता है, इंग्लिश में भी आपको देख लेना रहट, ये स्पेलिंग है, तो ये किसको बोला जाता है? पर्शियन व्हील होता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट तैयार हो गया। और दूसरा होता है चरखा। ठीक है, का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? मिरात सिकंदरी, खजाइन उल फुतुह, तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखी हुई किताब उल हिंद में, फुतुह उस सलातीन बाबरनामा, किताब उल हिंद अकबरनामा। तो आपको बताना है कि कौन से ग्रंथों में इनके बारे में हमें चर्चाएं सबसे पहले मिलती है। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप उस समय पढ़ते हो। तो आपके कितने क्वेश्चन PYQ से तैयार हो रहे हैं? जैसे अभी तक हमने 40 क्वेश्चन है, हम 40वां करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा छोटा सा मैथमेटिक का, वो आप ध्यान में रखना। फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था, तथा जिन्होंने सियर उल अरीफिन, ये एक बुक का नाम है सियर उल अरीफिन, ये याद रखना, लिखी। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। ये बुक किसने लिखी है? फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिनको क्या बोला जाता था?
दूसरा खुसरो, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। यहीं से इस एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए इनडायरेक्टली। अगर इन फ्यूचर आपसे ये पूछा जाता है तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप फटाक से देखते ही पहचान जानी चाहिए कि अच्छा ये उस PYQs में उस ईयर साल में हमसे पूछा गया था, ये उस समय क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आया था और इस बार ऐसे पूछा गया है। वो किसका संरक्षण प्राप्त था, यानी ये किस शासक के शासनकाल में ये जो लेखक है वो थे। तो आपको बताना इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन चारों में से किसके शासनकाल में थे। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन हो गया। मैं एक आपको मैथमेटिक का आंकड़ा बताता हूँ। जैसे कि 40 क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं तो 160, यानी मोटा मोटा 160 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। इससे अगर हम गूगल करके थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और उसके अलावा जो हमारे 40 क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे थे उसमें ऐसी बातें होती हैं, ऐसे कथन होते हैं कि उसमें एक या दो क्वेश्चन हमारे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन में दिखाया है, वैसे एक या दो, ये मान लो कि एक ही क्वेश्चन मिला तो 40 ये लगभग हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, 200 प्लस ही क्वेश्चन तैयार होंगे, कम नहीं होंगे। 200 प्लस क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। समझ रहे हो आप बात को, मतलब बहुत भयंकर आंकड़ा है ये 40 क्वेश्चन करने में। कि अब फर्स्ट पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, 4 से गुना कीजिए 600, और 150 में एक क्वेश्चन लेके चलिए 750। यानी कहने का मतलब है अगर राउंड फिगर में भी लेके चले तो 700 से 800। हम हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का पेपर 1 है। ठीक है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर है। तो 150 क्वेश्चन में हमारे 700 से 800 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हो आप कुछ बात को, कुछ समझिए इसको। और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो RPSC हमारा ये एग्जाम कंडक्ट वाली, चलो RPSC को छोड़िए, कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, कोई भी XYZ जो भी संस्था है, वो कहाँ से पूछेगी, यहीं से तो पूछेगी, वो कहीं दूसरी जगह से पूछने वाली आपसे है नहीं। तो 700 से 800 क्वेश्चन तैयार हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इससे अच्छा आप एक काम करना, आप एक 400 या 500 पेज की एक नोटबुक लेके आना, स्पाइरल वाली, स्पाइरल नोटबुक लाना, जो खाली पेज होते हैं, जिसमें A4 साइज वाले जो ब्लैंक पेज होते हैं वो लेके आना। स्पाइरल नोटबुक जो ब्लैंक वाली होती है वो लाना। उसमें आप ये 700 से 800 क्वेश्चन आप लिखना क्रम वाइज, जैसे भी आपको याद हो, जिस जिस भाषा में भी आपको याद हो, जिस तरीके से आपको याद हो, उस तरीके से आप उसमें लिखना और बार बार इनको पढ़ना। आपको ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन का फायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से होगा ही होगा। और ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है 700-800। अगर आपने पिछले 4 सालों के जैसे क्वेश्चन कर लिए तो एक पेपर के 3000 क्वेश्चन हो गए। 3000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इतने तो टेट सीरीज मॉक टेस्ट वाले भी क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, और आपके खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है तो आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास है, जो आज का सेशन है वो हमारा यहीं तक। आप कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ बातें कुछ समझ में आई हो, अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इससे हमें बेनिफिट है, तो आप ज़रूर कमेंट करना मुझे और बताना। और इसमें आगे और क्या सुधार करना है, क्या गुंजाइश हो सकती है, वो सारी गुंजाइश से भी बताना मुझे कमेंट करके। और वीडियो को पूरी देखा करें आप, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।